हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं उपासना एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल नीट फाउंडेशन फॉर क्लास 9th एंड 10th। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम 9th क्लास का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं, है ना। तो आज हम उसका एक नया और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जो कि हमने इस क्लास की एंड तक आज सोच लिया है दिमाग में कि बहुत बढ़िया तरीके से समझ लेना है। और उस टॉपिक का क्या नाम है कि हमने केमिकल फॉर्मूलाज लिखने कैसे हैं। अभी तक मैम हमें केमिकल फॉर्मूलाज लिखने नहीं आते, इसलिए हमें केमिकल फॉर्मूलाज लिखने सिखा दीजिए। तो आज हम केमिकल फॉर्मूला लिखने ही सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि क्या है, किस तरह से जो है वो हम केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे। पर केमिकल फॉर्मूला है क्या, व्हाट इज अ केमिकल फॉर्मूला। मैम ये तो आपने बताया ही नहीं। हम केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं। हम क्या कहते हैं कि कोई भी अगर हमने जो है वो पिछले चैप्टर्स में देखा था कि केमिकल इक्वेशंस और केमिकल रिएक्शंस में कि कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसकी तो हमने केमिकल इक्वेशन बना दी थी कि केमिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन टेकिंग प्लेस was known as its chemical equation। उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करके जब हमने उसकी पूरी एक इक्वेशन लिख दी थी वो केमिकल रिएक्शन की, तो उसको तो हमने केमिकल इक्वेशन का नाम दे दिया था। अब केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड्स, अब हमने जो मॉलिक्यूल्स पढ़े, कंपाउंड्स पढ़े कि एटम्स कंबाइन करके जी मॉलिक्यूल्स बनाती हैं, कंपाउंड्स बनते हैं, तो उनका कोई केमिकल फॉर्मूला भी तो होता होगा जब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, है ना। तो अब वो क्या है केमिकल फॉर्मूला, बस वो भी वही है जैसे हमने केमिकल रिएक्शंस की जब इक्वेशंस लिखी थी तो हमने क्या कहा था कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो पूरे के पूरे केमिकल रिएक्शन की, हम उसको सिंबल्स की फॉर्म में लिख रहे हैं। उसी तरह से केमिकल फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला इज ऑल्सो दी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंपाउंड और एनी सब्सटेंस। जैसे कि अगर मैं कहूँ सोडियम क्लोराइड, तो मैंने नॉर्मल कह दिया सोडियम क्लोराइड, हमें पता है सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट है, बट सिंबल्स यूज करके हम उसको किस तरह से एक फॉर्मूला की फॉर्म में लिखते हैं वो उसका केमिकल फॉर्मूला है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ सोडियम क्लोराइड, क्या कहूँ, सोडियम क्लोराइड, ठीक है बच्चों। तो ये सोडियम क्लोराइड तो मैंने क्या कह दिया कि सोडियम क्लोराइड तो क्या है, एक नाम है किसी चीज का। अब इस नाम को जब मुझे सिंबल्स उनके यूज करके, एक प्रॉपर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूज करके, उनकी वैलेंसीज यूज करके जब मैं उसको एक फॉर्मूला की फॉर्म में लिख दूंगी तो हम उसको उसका केमिकल फॉर्मूला कहते हैं। तो केमिकल फॉर्मूला इज बेसिकली द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंपाउंड, कि हम उसके सिंबल्स यूज करके उसको एक केमिकल फॉर्म में जो है वो लिख रहे हैं। तो हमें पता है कि सोडियम का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है, NaCl होता है, ये हमें पता है। अब ये NaCl बना कैसे हमने वो देखना है, ठीक है। ये NaCl अब बना कैसे है हमने वो देखना है। तो आइए देखते हैं कि क्या हमारे, अब कोई भी चीज जब हम लिखते हैं, कोई चीज बनाते हैं, तो हर चीज के कोई ना कोई अपने रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करना है। हम स्कूल जाते हैं, वहां पे भी कुछ डिसिप्लिन है, कुछ रूल्स हैं विच वी हैव टू फॉलो। उसी तरह से जब हम केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं तो इस केमिकल फॉर्मूला ने भी कहा कि मुझे लिखने से पहले कुछ रूल्स हैं जो कि आप लोगों को फॉलो करने हैं। तो आइए देखते हैं कि वो रूल्स क्या हैं कि वो रूल्स क्या हैं। राइटिंग फॉर केमिकल फॉर्मूलाज, मैंने ये आपके लिए पहले ही इसलिए आज लिख दिए ताकि आप लोगों को उसके बाद फटाफट से आप इसकी फोटो खींच लें और हमारा टाइम वेस्ट ना हो। देखिए, जब भी हम कोई केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि जो दो एटम्स कंबाइन कर रही हैं, कि जो दो एटम्स या आयंस या एलिमेंट्स, जो भी मैं नाम दूं, जो दो एलिमेंट्स कह देती हूं मैं, जो दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं उनकी वैलेंसीज या उनके चार्जेस जो है वो बैलेंस होने चाहिए। उनकी वैलेंसीज और उनके चार्जेस बैलेंस होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम NaCl ही लिख रही हूं मैं, अगर मैं NaCl ही लिख रही हूं तो सोडियम का एक
और क्लोरीन की भी एक वैलेंसी, दोनों ने एक दूसरे से बैलेंस आउट करी हुई है। ये बच्चों अभी आपको बात जो है ना, ये वाली बात जो है, जब अभी मैं एग्जांपल्स करवाऊंगी आपको समझ में आ जाएगी, तो चिंता मत करिए। पहले रूल पढ़वा रही हूँ मैं आपको कि सबसे पहला रूल कि अभी हम केमिकल फॉर्मूला जब करेंगे तो ये रूल्स हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला रूल क्या है कि वैलेंसी और चार्ज जो है आयन की वो बैलेंस होनी चाहिए। दूसरी बात, जब भी हम केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं तो हमेशा मेटल को पहले लिखेंगे और नॉन मेटल को बाद में लिखेंगे। जब भी हम केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं तो अगर वहां पे मेटल्स प्रेजेंट हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स में या आयनिक कंपाउंड्स में, तो वहां पर हम पहले मेटल लिखेंगे फिर नॉन मेटल लिखेंगे इन केस ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स। क्लियर है? किसी भी कंपाउंड में अगर मेटल्स प्रेजेंट है और नॉन मेटल्स प्रेजेंट है तो हम पहले क्या लिखेंगे? मेटल लिखेंगे। और हमने देखा था कि पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होती हैं। तो अगर वहां पे पॉलीएटॉमिक आयंस प्रेजेंट हैं, ज्यादा आयंस प्रेजेंट हैं, तो उनको हम ब्रैकेट्स में इनक्लोज करके ऊपर चार्ज लिखेंगे। आइए एग्जांपल्स देखते हैं। ये इस पे मैं आऊंगी, जो ये मैंने टेबल बनाया हुआ है इस पे भी मैं आ रही हूं, क्यों? क्योंकि ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए। ये जो टेबल है, ये वाला जो टेबल है, ये आपको लर्न करना है। इसमें अभी सारी एलिमेंट्स नहीं है, कुछ सिंबल्स मिसिंग हैं। ये पूरा फुल फ्लैश टेबल आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आपको ये लर्न करना है, आपको पता होना चाहिए कि किस आयन के ऊपर कितना चार्ज होता है। आपको ये बात याद होनी चाहिए कि किस आयन पे कितना चार्ज होता है। पोटेशियम आयन पे 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, सोडियम पे 1 पॉजिटिव होता है, कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव होता है, सिमिलरली मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव होता है, एंड सो ऑन। ये एनायंस है, कैटायंस एनायंस हम कर चुके। कार्बोनेट आयन, इस पे CO3 2 नेगेटिव चार्ज है, सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव। तो ये पूरा का पूरा बच्चों टेबल आपको याद होना चाहिए, ताकि आप जब केमिकल फॉर्मूलाज लिखें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आपको पता होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर आयन के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट होता है। यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब मैं सबसे पहले वाटर का मॉलिक्यूल बना रही हूं, वाटर कंपाउंड बना रहे हैं हम H2O। हमें पता है वाटर जो है वो एक कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। सॉरी आप देखिए, हमें पता है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है K शेल में, है ना। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल जो K शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 1 है। तो बच्चों यहाँ पे तो कोई मेटल नहीं प्रेजेंट, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। ठीक है, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, पहले हाइड्रोजन लिख दिया, H2O है, बस मैंने नॉर्मली पहले हाइड्रोजन लिख दिया। क्लियर? उसके बाद मैंने यहाँ क्या किया, ऑक्सीजन लिखा, जो फॉर्मूला में पहले प्रेजेंट है उसको मैंने पहले लिख दिया। ठीक है, अब ऑक्सीजन अगर मैं देखूं, ध्यान से समझिए, तो यहाँ पे देखो वो मेटल और नॉन मेटल कोई प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर मैंने क्या किया, हाइड्रोजन लिखा और ऑक्सीजन लिखा। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वो 1 होती है। क्यों? क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मैंने वहां पे अभी इतना देखा। अब देखो अगर मैं ऑक्सीजन को देखूं तो मेरी ऑक्सीजन की वैलेंसी बच्चों कितनी होती है? ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8 होता है। तो 2 6, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2 और 6। इसका मतलब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कमी है ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है हमें पता है? 2 होती है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ समझ आया होगा, केमिकल फॉर्मूला लिखते हुए सबसे पहले आपने एलिमेंट्स जो प्रेजेंट हैं उनके सिंबल्स लिखने हैं। सबसे पहले जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं आपने उनके सिंबल्स लिखने हैं। उसके बाद जो वैलेंसीज हैं उनकी वो लिखनी है। उसके बाद
जो उनकी वैलेंसीज है वो लिखनी है। लिख दी। उसके बाद आपने क्या करना है, हमने क्या कहा था कि वो बैलेंस आउट करनी चाहिए। अगर चार्जेस हैं तो वो बैलेंस आउट करने चाहिए, है ना। यहाँ पे चार्ज नहीं है, यहाँ पे हम चार्ज नहीं, यहाँ पे नॉर्मल वैलेंसी है, ठीक। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में बस क्या करना है, ये देखो, इनको क्रिस क्रॉस कर देना है। वैलेंसीज को क्रिस क्रॉस कर देना है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, हमने सिर्फ पहले सिंबल्स लिखे, यहाँ कोई नॉन मेटल प्रेजेंट नहीं थी, तो मैंने जो कंपाउंड में पहले एटम आ रहा है, एलिमेंट आ रहा है, मैंने उसको लिख दिया हाइड्रोजन को, बाद में लिख दिया ऑक्सीजन को, ठीक है। उसके बाद मैंने इनकी वैलेंसीज लिख दी। मुझे पता है हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। उसके बाद मैंने बच्चों थर्ड स्टेप में इनकी वैलेंसीज क्रिस क्रॉस कर दी। क्या कर दी? क्रिस क्रॉस कर दी। इसको इसके पैरों में, इसको इसके पैरों में। तो जब मैंने क्रिस क्रॉस करी तो हाइड्रोजन के पैरों में क्या आया? 2, ऑक्सीजन के पैरों में क्या आया? 1। ये बात समझे? अब हमें 1 लिखने की या शो करने की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब एक ही ऑक्सीजन का एटम है और 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। तो बस मेरा जो फॉर्मूला था, केमिकल फॉर्मूला जो था H2O का, वो बन गया। H2O का जो बच्चों मेरा फॉर्मूला था वो बन गया। अब हम अगले एग्जाम्पल के ऊपर चलते हैं। अगला एग्जाम्पल जो है वो हम ले लेते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड का। हाइड्रोजन सल्फाइड का, चलिए आइए देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं हम हाइड्रोजन सल्फाइड का। हाइड्रोजन सल्फाइड बनाना है मुझे, ठीक है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या फॉर्मूला होता है? H2S होता है। क्या फॉर्मूला होता है? H2S होता है। अब हाइड्रोजन भी यहाँ पर मुझे पता है कि गैस है, और सल्फाइड भी जो है वो, सल्फर भी जो है वो गैस है ना। हाइड्रोजन भी गैस है, सल्फर भी गैस है, ठीक है। ये बात तो मुझे पता है। यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन भी गैस है, सल्फर भी गैस है। तो कोई मेटल नॉन मेटल प्रेजेंट नहीं है। तो मैंने फॉर्मूला में जो पहले था उसका बच्चों सिंबल लिख लिया हाइड्रोजन, और यहाँ पे दूसरे का क्या लिख लिया? सल्फर, ठीक है। ये बात डन डील। उसके बाद हम वैलेंसी लिखते हैं। मुझे पता है हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, सल्फर की वैलेंसी बच्चों 2 होती है। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16। तो 2, 8, 6 यही है। तो उसके आउटर मोस्ट शेल में उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2 चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसका मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके या गेन करके या लूज करके दूसरे किसी एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो बेसिकली एक पर्टिकुलर एटम कितने दूसरे और एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकती है, उसी को हम वैलेंसी बोलते हैं। इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कि बेसिकली एक एटम दूसरी कितनी एटम्स के साथ और बॉन्ड बना सकती है, उसको हम वैलेंसी बोलते हैं। तो वहां पे वो 2 बॉन्ड बना सकती है सल्फर, है ना। तो वहां पे बेसिकली ये नहीं मैं कह सकती, मैं ये कह सकती हूँ कि सल्फर के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। उसको आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो उसकी वैलेंसी कितनी हुई? 2 हुई, ठीक है। उसकी वैलेंसी कितनी हुई? 2 हुई। क्लियर है? तो बस अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? क्रिस क्रॉस करना है। क्या करना है? क्रिस क्रॉस करना है। तो जब मैंने इसको क्रिस क्रॉस किया तो हाइड्रोजन के पैरों में 2, सल्फर के पैरों में 1 को हमें मैंने बताया लिखने की जरूरत नहीं है, तो उसका फॉर्मूला आ गया बच्चों हाइड्रोजन सल्फाइड का। अब अगला जो हमारा कंपाउंड है जो हम करने जा रहे हैं वो हम करते हैं, चलो, कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्रा का मतलब क्या है बच्चों? 4। अब ये कैसे बनेगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे बनेगा? मुझे पता है कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो CCl4 होता है। अब मुझे इसको बनाना है, मैं कैसे बनाऊंगी? तो हम क्या, यहाँ 4 क्लोरीन्स हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे 4 है उसके पैरों में, ऑब्वियसली तो आप 4 क्लोरीन नहीं लिख देंगे। ऑब्वियसली आप सिंबल्स लिखेंगे, सबसे पहले आपके लिखेंगे कार्बन, दूसरा आप क्या लिखेंगे? क्लोरीन।
दूसरा आप क्या लिखेंगे, Cl। उसके बाद आप वैलेंसी लिखेंगे इनकी, क्या लिखेंगे, वैलेंसी लिखेंगे इनकी। हमें पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। हमें पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। क्लोरीन को आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, ठीक है। उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो अब बस लास्ट स्टेप हमने किया क्रिस क्रॉस, तो क्या फॉर्मूला बन गया, CCl4 बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया, CCl4 बन गया। अब यहां तक तो कोई दिक्कत थी नहीं, मेटल नॉन मेटल कुछ नहीं, हमने सिर्फ वैलेंसीज बैलेंस करी, कुछ नहीं किया। अब हम बच्चों अगला फॉर्मूला बनाते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आपको टेबल लर्न करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैग्नीशियम तो हम सबको पता है Mg होता है, पर जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि हाइड्रोक्साइड कौन है, तो अब तक आप क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला बनाएंगे, है ना। तो यहां से जब हम टेबल देखेंगे तो हमें पता लग रहा है कि जो हाइड्रोक्साइड है वो क्या होता है, OH नेगेटिव होता है। OH नेगेटिव आयन को हम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, क्लियर है। OH नेगेटिव आयन को हम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। तो इसका मतलब हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। ये देखिए हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी, जितना इनके ऊपर चार्ज है उतनी इनकी वैलेंसीज हैं। हाइड्रोक्साइड के ऊपर जो चार्ज है वो 1 नेगेटिव है, तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 1 है। सल्फाइड के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो उसके ऊपर चार्ज बेसिकली कितना है, 2 नेगेटिव है। इसके ऊपर चार्ज कितना है, 2 नेगेटिव है। तो बेसिकली हाइड्रोक्साइड पे वैलेंसी की बात छोड़ो, वैलेंसी की आयनिक कंपाउंड जब भी हम करेंगे, आयनिक कंपाउंड जब भी हम करेंगे तो बच्चों हम वहां पे क्या देखेंगे कि चार्ज कितना है, क्या है, चार्ज कितना है। अभी तक जो हमने डिस्कस करे, देखो कंफ्यूज मत हो, अभी तक जो हमने डिस्कस करे वाटर, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सारे क्या थे, कोवेलेंट कंपाउंड्स थे। इनमें कोई भी आयन का लेन देन नहीं हो रहा था, इनमें इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन नहीं हो रहा था। These compounds are formed by the sharing of electrons and are known as covalent compounds। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए तो हम वैलेंसी यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, वैलेंसी लिख लेते हैं कि इतनी वैलेंसी है। पर जब आयनिक कंपाउंड्स आ जाते हैं बच्चों, जो कि अब हम यहां से शुरू करने वाले हैं, केमिकल फॉर्मूलाज फॉर द आयनिक कंपाउंड्स अब हम लिखने वाले हैं। जब आयनिक कंपाउंड्स आ जाते हैं तो उस पे हम क्या लेते हैं कि उन पे चार्ज कितना है। ऑब्वियसली जितना उन पे चार्ज है उतना ही वो इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन कर सकते हैं। एक नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, बिकॉज 1 नेगेटिव चार्ज इज फॉर्म्ड बाय दी शेयरिंग। 2 इलेक्ट्रॉन से 1 नेगेटिव चार्ज बनता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन से 1 नेगेटिव चार्ज बनता है। तो आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम चार्ज वर्ड यूज करेंगे, चार्जेस देखेंगे हम इनके कि मेटल्स पे और नॉन मेटल्स पे कितने चार्जेस हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये टेबल याद होना चाहिए, ये टेबल आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए हाइड्रोक्साइड आयन पे 1 नेगेटिव चार्ज है, सल्फाइड पे 2 नेगेटिव है, ऑक्साइड पे O नेगेटिव है। मैग्नीशियम जब वो मेटल और नॉन मेटल वहां पड़ी है, जब वो ऐसे कंपाउंड्स बना रही है तो मैग्नीशियम सल्फाइड, ठीक है, तो Mg2 पॉजिटिव। क्लियर है बच्चों ये बात, ये क्या आ गया, इसको हटा देते हैं हम, ठीक है। आई होप आपको यहां तक बातें क्लियर होंगी। यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड हमने यूज किया था। अगर अब मैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाऊंगी तो देखो हमें पता है यहाँ पे मैग्नीशियम क्या है, मेटल है। तो यहाँ पे हमारा रूल आ गया, यहाँ पे हमारा रूल आ गया जो मैंने आपको बताया था कि मेटल्स का जो नाम है वो हम मेटल्स का जो सिंबल है उसको पहले लिखेंगे, मेटल्स के सिंबल को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद नॉन मेटल के सिंबल को लिखेंगे। और मुझे पता नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड क्या है, OH। नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड क्या है, OH। यहाँ पे मैं नेगेटिव या पॉजिटिव चार्जेस इन सिंबल्स के ऊपर नहीं लगाऊंगी। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप में वैलेंसी की जगह पे क्या लिख दूंगी, चार्ज। वैलेंसी की जगह पे क्या लिख दूंगी, चार्ज।
अब मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है बच्चों, हमें पता है 2 पॉजिटिव। हाइड्रोक्साइड पे कितना होता है 1 नेगेटिव। हाइड्रोक्साइड पे कितना होता है 1 नेगेटिव। अब कुछ नहीं करना, सेम स्टेप करना है। हमने इसको क्या कर दिया, क्रिस क्रॉस कर दिया। हमने इसको क्या कर दिया, क्रिस क्रॉस कर दिया, बैलेंस आउट कर दी बेसिकली चार्जेस को, या फिर वैलेंसीज को बैलेंस आउट करने के लिए क्रिस क्रॉस करा। तो अब क्या हुआ, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के पैरों में तो 1 आया। अब OH हाइड्रोक्साइड ये इकट्ठा होता है और इसके पैरों में अब क्या आना है 2 आना है। तो मैंने यही बताया था कि जब पॉलीएटॉमिक आयंस होंगी ये OH बच्चों इकट्ठा होता है, तो हम इस केस में क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट्स में डाल के चार्ज या वैलेंसी जो है वो ब्रैकेट्स के बाहर लिखते हैं। ये रूल समझ में आया। जो ये वाला रूल था कि जब भी इन केस व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो मेटल्स का सिंबल पहले आता फिर नॉन मेटल का आएगा। उसके बाद ये वाला भी, इफ कंपाउंड्स कंटेन पॉलीएटॉमिक आयंस, तो आयन जो है इट इज इनक्लोज्ड इन द ब्रैकेट बिफोर राइटिंग द नंबर टू इंडिकेट द रेशो। तो ये दोनों रूल्स आपको यहाँ समझ आ गए होंगे। ये दोनों रूल्स बच्चों आपको यहाँ पे समझ आ गए होंगे। OH हाइड्रोक्साइड इसको हम इकट्ठा ही लिखते हैं, तो इसको ब्रैकेट्स में इंक्लोज करके हम बाहर लिखेंगे कुछ। आइए और एग्जांपल मैं आपको करवाती हूँ कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का आपको और क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो अब यहाँ पे भी क्या है, कैल्शियम क्या है, मेटल है। तो मैंने क्या किया, मेटल का सिंबल जो था वो बच्चों पहले लिखा, मेटल का सिंबल पहले लिखा। कार्बोनेट, कार्बोनेट का सिंबल क्या होता है CO3, CO3 2 नेगेटिव, यही होती है कार्बोनेट आयन। तो मैंने CO3 लिख दिया। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इनके चार्ज लिखे, इनके चार्जेस लिखे। तो कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है और कार्बोनेट पे मुझे पता है 2 नेगेटिव होता है। कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव होता है, कार्बोनेट पे 2 नेगेटिव होता है। बस मैंने नेक्स्ट स्टेप किया, इनको क्रिस क्रॉस किया, इसको इसके पैरों में, इसको इसके पैरों में। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई है यहां पे। हाँ ठीक है, तो क्रिस क्रॉस किया हमने। देखो बच्चों Ca2 CO3 होल ट्वाइस, Ca2 CO3 होल ट्वाइस। अब देखो यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, यहां पे +2 है, यहां पे -2 है। जब ऐसा होता है तो हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करने के लिए काट सकते हैं। 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, सिंप्लीफाई करने के लिए हम काट सकते हैं। तो एज अ रिजल्ट फॉर्मूला क्या बनेगा, CaCO3। तो यही कहा था कि जब बैलेंस होते हैं, चार्जेस होते हैं, हम उनको बैलेंस आउट करते हैं, 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव। ऑब्वियसली बैलेंस आउट हो जाएगा, ये इसके पैरों में गया, ये इसके पैरों में आया। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जब सेम नंबर्स हैं तो काट सकते हैं। अगर इवन नंबर्स कट रहे हैं हम उनको कट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो एज अ रिजल्ट कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या आएगा, CaCO3 आएगा। क्या फॉर्मूला आएगा बच्चों, CaCO3। आइए अब हम एक जो है वो और देखते हैं एग्जाम्पल, अमोनियम सल्फेट का एग्जाम्पल अब हम देखते हैं। अमोनियम सल्फेट, अब यहां क्या है, अमोनियम क्या है, केटायन है, सल्फेट क्या है, अनायन है। तो अगर आयनिक कंपाउंड्स में मेटल्स और नॉन मेटल्स नहीं है, अगर मेटल नहीं है इन केस, तो आप क्या करेंगे, पहले केटायन का लिखेंगे। मेटल भी बच्चों क्या है, केटायंस ही तो है। मेटल भी जब हम देख रहे थे, सारी की सारी मेटल्स भी तो केटायंस है। मेटल के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो हमेशा केटायन को ही पहले लिखना है। ठीक है, मेटल्स प्रेजेंट है, मेटल्स पहले आएंगी। अगर मेटल इनकेस नहीं है तो आप पहले सिंबल में केटायन पहले लिखेंगे, उसके बाद एनायन लिखेंगे। तो अब अमोनियम मुझे पता है केटायन होती है, क्या होती है, केटायन होती है। अमोनियम का सिंबल क्या होता है, NH4। सल्फेट कौन होता है, SO4। और इनके ऊपर चार्ज कितने होते हैं बच्चों, अमोनियम क्या होता है, NH4 पॉजिटिव, तो +1 का चार्ज होता है। सल्फेट आयन क्या होती है, SO4 2 नेगेटिव, SO4
2 नेगेटिव, तो अब क्या होगा, ये इसके पैरों में और ये इसके पैरों में क्रिस क्रॉस करा। अब देखो NH4 इट इज अ ग्रुप ऑफ आयंस, ये क्या है, ग्रुप है, और इस पूरे के ऊपर 2 नेगेटिव लगना है। तो आप क्या करेंगे, NH4 को ब्रैकेट्स में करके फिर इसके बाहर 2 लिखेंगे, और सल्फेट पे तो 1 ही आना है क्रिस क्रॉस करके, तो SO4। तो ये बन गया आपका अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला। तो बच्चों आई होप आपको केमिकल फॉर्मूला के ये एग्जांपल्स और केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं समझ में आ गया होगा। सिर्फ मैंने 2-3 मोटी मोटी बातें बताई कि जब कोवेलेंट कंपाउंड्स होंगे, नॉर्मल कोई भी वहां पे आयनिक कंपाउंड्स नहीं है, नॉर्मल कोवेलेंट मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए हम वैलेंसीज लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं, वैलेंसीज लिखते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे थे कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, यहाँ पे कैटायंस और अनायंस प्रेजेंट नहीं है। जहां पर बेसिकली आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी कैटायन अनायन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, मेटल प्रेजेंट नहीं है। ऐसे पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेटल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैं, मोटी मोटी सी बात, जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं उनके लिए हम वैलेंसी लिखते हैं। पर जो आपके आयोनिक कंपाउंड्स हैं जहां पे कैटायंस और अनायंस प्रेजेंट हैं, जो आपके आयनिक कंपाउंड्स हैं जहां पे कैटायंस और अनायंस प्रेजेंट हैं, वहां पे आप चार्ज वर्ड यूज करेंगे। क्या लिखेंगे, चार्जेस लिखेंगे। और जब पॉलीएटॉमिक आयंस प्रेजेंट होंगी, ग्रुप ऑफ आयंस प्रेजेंट होंगी, तो आप उसको ब्रैकेट्स में इंक्लोज करके उसके बाहर लिखेंगे जो भी नंबर होगा, उसको ब्रैकेट्स में इंक्लोज करके उसके बाहर लिखेंगे जो भी सो कॉल्ड नंबर होगा। और एक चीज, केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको पता होना चाहिए कि उनके सिंबल्स क्या हैं, वैलेंसीज क्या है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की, उन पे कितना चार्ज होता है, और ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। वैलेंसी, उनके सिंबल, उनके ऊपर चार्जेस और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कई बार अगर आप भूल गए कितनी वैलेंसी, आपको याद करा था पर आप भूल गए, हमने रट्टे नहीं मारने, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होनी चाहिए ताकि आप वैलेंसी निकाल सकें। फॉर एग्जांपल अगर आपको ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है कि 2-6 है, उसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो 2-6, तो 6 आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसका मतलब उसकी वैलेंसी कितनी है, 2 है, ठीक है। तो इस तरह से ये बेसिक चीजें अगर आपको याद होंगी तो आप केमिकल फॉर्मूला बहुत इजीली लिख लेंगे, और जब आप नेक्स्ट क्लास में 10th में जाएंगे आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, जब आपका ये सारा केमिस्ट्री का बेस जो है वो क्लियर होगा। तो बाय बच्चों, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।